आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम आपको कहेगी खुशामदीद एक नए दिन के साथ, एक नए मौजू के आगाज़ के साथ आपके पास हाजिर खिदमत हैं। क्या बता रहे हैं आपको, क्या दिखा रहे हैं आपको, क्या कुछ है हमारे पास बोलने के लिए और किस किस तरह से आपको हम यहाँ पे फैसिलिटेट करने जा रहे हैं, किन टर्म्स में, इन टर्म्स में कि खुशगवार और एक खूबसूरत ज़िंदगी को कैसे गुजारा और बनाया जा सकता है। जनाब, आज के हवाले से बात करूँ, थोड़ा सा जब सुबह उठी तो मौसम बड़ा एक ढका हुआ था, लेकिन हब्स का भी एक एलिमेंट दिख रहा था और ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी। कराची वाले बारिश को तरस गए, वेट कर रहे हैं कब बारिश होगी और जो मूसलाधार बारिश है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हम अपने उन प्यारे लोगों के लिए जिनके पास शायद रहने के लिए उस उतनी बेहतर छत नहीं है, उनके लिए यही दुआ करते हैं कि जो अब्र रहमत है वो अब्र रहमत ही रहे, जहमत ना बने। लेकिन बारिश बहरहाल ज़रूरी है, मूड खुशगवार हो जाता है, अंदर का इंसान खुशगवार हो जाता है, अंदर का इंसान खुश हो जाता है, मन का मौसम अच्छा हो जाता है। तो मन का मौसम अच्छा रखने के लिए आपको अपने मूड को अच्छा रखना है, अपने माहौल का अच्छा रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अच्छा रखना है, खूबसूरती के साथ ज़िंदगी का आगाज़ करना है। आज के दिन का आगाज़ हमारा बहुत खूबसूरत अल्लाह के बाबरकत नाम से हुआ और ज़िंदगी की रमक नज़र आई। बाहर निकले, रोडों पे निकले तो रवा दवा था ट्रैफिक, जैसे कि मैं आपको हर दिन बताती हूँ। महंगाई का तूफ़ान बिल्कुल उसी तरह से है जैसा था, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई 1-2 रुपए का इजाफा अपने खुद से ही कर देता है तो वो इजाफा भी नज़र नहीं आता और वो प्राइसेस जो वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि आप ये पूछ नहीं पा रहे होते टैक्स पे लगे हुए कि यार ये अभी मैं 1 घंटे पहले आया था या आई थी तो इसकी कीमत इतनी थी और अभी 1 घंटे बाद इसकी कीमत इतनी है। उसके पास जवाब बड़ा क्लियर है कि बाजी महंगाई बढ़ चुकी है और हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी रिटेल की प्राइसेस हैं, अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो ना लीजिए। और हम बेचारे अवाम क्या करें, ज़रूरत है चाहे दाल खानी हो चाहे गोश्त खाना हो, जो कि हमारी पहुंच में नहीं है, लेकिन दालों तक की जो रसाई है वो भी 900 रुपए किलो की दालें पहुंच चुकी हैं। इंसान करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले, खाए तो क्या खाए। ये जो हवा, पानी और ये जो कुदरती चीज़ें हमें अल्लाह की तरफ से मिली हुई हैं, हम इन्हीं के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। तो लिहाजा बारिश के लिए दुआ करते हैं कि हमारी ज़मीन को ज़रख़ेज़ करे। और ज़राअत, हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है, यहाँ पे अनाज की फरावानी दे ताकि आटा सस्ता हो। क्या वाकई आटा सस्ता होगा? क्या वाकई चीज़ें स्टेबल होंगी? ये इतने सारे ऐसे मसाइल हैं हमारी ज़िंदगी में जिनका सद्देबाब करना ज़रूरी है। महंगाई 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 पे बात होती है, लेकिन अगर घरों के हवाले से बात करें, अपने माशरे के हवाले से बात करें, अपने घर के माहौल के हवाले से बात करें तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। यहाँ एक और अहम बात, अगर आज आप उठे हैं तो अपने आप से ये वादा करें कि अगर कोई चीज़, कोई छोटी मोटी नाचाकी घर में हो रही है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के दरमियान हो, हस्बैंड एंड वाइफ पिलर होते हैं घर के, तो आज उनको बताएं, आज उनसे बैठ के बात करें कि सोचें वो एक लम्हा जब वो आपके दोस्त से या कोई एक ऐसा हैप्पी मोमेंट अपनी लाइफ में ज़रूर लेके आएँ, उसको रिकॉल करें और अपने आप से बात करें, उनसे पूछें कि हमारा आपस में किस किस्म का रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप को हम बेहतर तौर पे किस तरह से बना सकते हैं। अपनी ज़िंदगी का जो हैप्पी मोमेंट है उसको रिकॉल ज़रूर करें, अपने फ्यूचर प्लान्स पे ज़रूर बात करें, उस पे बात ज़रूर करें कि शायद कभी आपने अपने जो आपका पार्टनर था किसी एक वजह से उसका कोई एक बात पे उसका दिल टूटा हो या चोट पहुंची हो, उसको जिक्र ज़रूर करें और उसको मिनिमलिस्टिक करने की कोशिश करें अपने लाइफ से। और किसी एक इनसिक्योरिटी का जिक्र ज़रूर करें जो आपके रिश्ते में कहीं से पल रही है, क्यों पल रही है, कैसे पल रही है, उसको ख़त्म करें और आपस के रिश्ते को एक मोहब्बत के साथ परवान चढ़ाएं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम इसी लिहाज से, महंगाई अपनी जगह, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन है, जो घरेलू माहौल है, उसमें लोग किस किस तरफ जा रहे हैं। क्या डॉक्टर्स के, हम कहते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो या कोई ऐसा मौसम आता है जो ठंडा गर्म का मौसम होता है, बहुत शदीद लू हो, तो लोगों के पास और डॉक्टर्स के पास रश लग जाता है और डॉक्टर की चांदी हो जाती है। लेकिन जो आजकल की सूरत हाल है वहाँ पे जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है आपकी लाइफ में। अब जब आपका दिमाग ठीक नहीं होगा, आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं होगी, तो आपके इर्द गिर्द का माहौल आपकी वजह से ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए थेरेपिस्ट के पास आजकल टाइम नहीं है, वक्त देने का टाइम नहीं है और बहुत ज़्यादा लोग अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं, अपनी थेरेपी करा रहे हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को, अपने घर वालों के लिए फिट रखने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बार बार रोज़ कहती हूँ कि अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए। तो मेरे जो 2 पैनलिस्ट हैं वो इसी हवाले से मैं आपका उनका तारुफ कराऊंगी, दोनों ही बहुत अहम है। सबसे पहले सुमेरा फारूक मेरे साथ मौजूद है। सुमेरा, आप थेरेपिस्ट हैं,
और जो है आप एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, और दोनों चीज़ों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगी, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ मेरे साथ सैयदा कुलसूम जो कि मेरी एलिया रिजवी है, मैं आपको खुशामदीद कहूंगी। क्लिनिकल साइकोलॉजी करती हैं और थेरेपिस्ट हैं, और अपने आप को उन्होंने बड़ी फॉर्मेशन की है अपनी, और माशाल्लाह से अपने जो पेशेंट के साथ इनका एक जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। क्या क्या बताते हैं ये दोनों, किस तरह से इनकी थेरेपी करते हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं सुमेरा आपकी जाने पाऊंगी। मैं आपको बड़ा पुराना जानती हूँ, आप दोनों को ही, लेकिन ये क्लिनिकल थेरेपी की जाने आना और थेरेपी और काउंसलिंग करना, आपको क्या लगता है, आपने सबसे पहले इस जगह पे कदम क्यों रखा, और आपको क्या लगा कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अब इस चीज़ की? जैसे टाइम गुजर रहा होता है और हम मैच्योर हो रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में सही नहीं चल रही हैं, और हमारे अपने इमोशंस हर जगह होते हैं, ऑल ओवर द प्लेसेस। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो कि आपको अपने आप को जानने पे मजबूर करते हैं। तो एट दैट टाइम जब मैं अपने ऊपर काम कर रही थी, आई रियलाइज़ कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर खुद काम कर सकते हैं तो दूसरों पे भी काम कर सकते हैं और सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू दिस फील्ड। यानी कि आप इंसान पहले अपने आप को जाने। मैं खुद भी ये बात कहती हूँ कि अगर आपके अंदर मोहब्बत होगी तो आप मोहब्बत देंगे, और दिस इज द थिंग, लाइक आपने अपने आप को आप सेल्फ डिस्कवर किया, देन यू फील लाइक कि यार मैं अगर इसमें ये देख रही हूँ तो मैं उसको भी बेहतर कर सकती हूँ, चाहे अपनी बातों के जरिए। एलिया आपसे शुरू करूँ तो आपने जो ये आपकी जर्नी शुरू हुई और आपने ये जो इसमें एक पार्ट प्ले शुरू किया, तो आपका भी कुछ इसी तरह का रुझान था कि आपने पहले अपने आप को डिस्कवर किया और फिर आपने सोचा कि यार यहाँ पे फ्लॉज हैं, लोगों को हम करीब लाएं, बात करें? जी उज़मा, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट योर शो। It was lovely seeing you today after so long. आने का बहुत So शुक्रिया। basically, I would like to start with a quote of Hazrat Ali: "Knowing yourself is the best knowledge." Yes. That hit me long time ago, and I just wanted to discover myself first. And I took admission in certification. उसके बाद वो जर्नी जो स्टार्ट हुई तो वो इतनी कोई इंटरेस्टिंग और इतनी मज़ेदार जर्नी थी कि जब मैंने अपने वुंड्स को पहचाना और मैंने अपनी हीलिंग की, तो मैंने कहा कि जब मैं अपने वुंड्स को पहचान सकती हूँ और अपनी हीलिंग कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं फिर आप दूसरों के साथ ये काम कर सकते हैं। उस पूरी जर्नी में बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन हुई, रूट कॉज, पैटर्न, ट्रिगर्स, सब पता चला कि क्यों होता है। आपके इतने ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो आपको नहीं पता चल रहे होते हैं, वो आप पहचानते हैं। आपको बहुत सारी सेल्फ डिस्कवरी मिलती है, जिसमें फिर ऑफ कोर्स जैसे उस्मा ने कहा सेल्फ डेवलपमेंट होती है। जी जी बिल्कुल सुमेरा, जो हम जब अपने लोगों से बात करते हैं, यानी आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को अगर देखें तो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें पल रही होती हैं। कितना ज़रूरी होता है बात करना, बोलो, मन की बात करो, बजाय इसके कि वो मनफी ख्यालात आपको किसी और बुराई की जानिब ले जाएं, या कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो लोग बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कुछ ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं या कुछ ऐसे सुसाइड कमिट कर लेते हैं। कितना ज़रूरी है उनसे बात करना। मैं बार बार अपने लोगों को कहती हूँ, जब किसी का दिल घबराए, जब किसी को परेशानी हो, जस्ट गिव मी अ कॉल, बात करो, मन की बात करो, मन को शांत रखो। लोग आते हैं आपके पास क्या मसाइल है, क्या डिफरेंट एजेस, डिफरेंट जेंडर्स के अलग अलग तरीके के मसले होते हैं, जिसमें अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो उन्हें या पढ़ाई का प्रेशर होता है, या शुरू में रिलेशनशिप्स जो बन रहे होते हैं उसके इश्यूज़ होते हैं, प्लस फैमिलीज़ की तरफ से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, यानी माँ बाप का प्रेशर होना। इसके अलावा अगर कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सपोज, या नई शादी हुई है किसी की, तो एक दूसरे को नहीं समझ में आ रहे कि हम क्या थे। तो शादी से पहले बड़ी कमिटमेंट्स हो जाती हैं, उसके बाद उनको पूरे करने में इशू होता है। फिर आते हैं मिड लाइफ क्राइसिस के लोग, जिनके अंदर जो है उनको समझ नहीं आ रहा होता कि अभी तक वो जो नौकरी कर रहे थे, इज दिस व्हाट दे वांट, सो दे कीप ऑन क्वेश्चनिंग देमसेल्फ। तो डिफरेंट एज, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस और डिफरेंट किस्म की जो है वो इश्यूज आते हैं। अच्छा एलिया, कितना ज़रूरी होता है एक, जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप उसकी हिस्ट्री लेती हैं, आपको एक्चुअली वो जो जब हिस्ट्री लेती हैं तो कौन सी चीज़ बैक ऑफ द माइंड उनके चल रही होती है, या कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो ज़्यादातर सामने आ रही है? उसमें मेरे एक्सपीरियंस में जितने अरसे से मैं इस फील्ड में हूँ, मैंने रिहैब पे भी काम किया हुआ है एज एन इंचार्ज, पेशेंट्स भी मैंने डील किए हैं, क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं।
मैं जो ऑब्जर्व करती हूँ कि जितने इश्यूज भी आपके अडल्टहुड में हैं या टीनेज में हैं, वो सारे कहीं ना कहीं से चाइल्डहुड से रिलेटेड होते हैं। ओके। पेरेंटिंग के अंदर बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। पेरेंटिंग से बच्चे पे फ़र्क पड़ता है और वही बिहेवियर लेके वो जब बड़ा होता है तो वो उस बिहेवियर को रीलिव करता है, ठीक। क्योंकि इनर चाइल्ड तो नहीं मरता ना जी, आपका, बिल्कुल, इनर that's चाइल्ड तो है। अब इनर चाइल्ड के साथ वो एक फाइट चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिर जाहिर है जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है तो एंजाइटी क्रिएट होती है। एंजाइटी क्रिएट होती है तो आप, अगर आपको घर से सही अटेंशन नहीं मिल रही है, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, तो आपको सुसाइडल थॉट भी आती हैं। और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैं यही कहूँगी, सब सुन रहे हैं मुझे, कि जो भी सुसाइडल थॉट में है या डिप्रेशन में है, उसको बहुत बहुत ये एहसास दिलाना होता है कि यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, वी लव फॉर यू एंड वी आर हियर टू लिसन टू यू। उसको सिर्फ सुनना होता है और उसको सिर्फ इम्पोर्टेंस देनी होती है, और कुछ नहीं होता। ठीक है सुमेरा, ये जैसे एलिया बता रही हैं, आप ही मुझे थोड़ा बताइएगा कि जब लोग आ रहे होते हैं, जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं, तो किस हद तक वो आपसे मुतमईन होकर जाते हैं, या कितनी उनकी रिहेबिलिटेशन, यानी एक बहुत टूटा हुआ इंसान अगर आपके पास कोई आए, आप उसे कैसे हील करती हैं? लेट्स सपोज अगर कोई जैसे चले ब्रेकअप्स की बात हो रही है, किसी का कोई नया ब्रेकअप हो गया, या हस्बैंड वाइफ का ब्रेकअप्स होते हैं, वो हो जाते हैं शादीशुदा ज़िंदगी, आप उनको कैसे हील करती हैं? सबसे पहले जो चीज़ है वो है सुनना। लाइक आपने अपनी प्रेजेंस शो करनी होती है, सो हम पहले उनको सुनते हैं और उनको वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेम कैरी कर रहे होते हैं लोग अपने रिलेशनशिप्स में, या इस बात को लेके बहुत ज़्यादा शेमफुल होते हैं कि रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहा है। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल, दो इंसान हैं, उनके दरमियान ब्रेकअप बिल्कुल हो सकता है, मगर जो उसके सोसाइटी के हिसाब से जो नॉर्म्स होते हैं उनको किस तरह से वो बिल्कुल, देन हम उनको स्पेस क्रिएट करके देते हैं, इट्स अ सेफ स्पेस, और एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप हमारा डेवलप होता है अपने क्लाइंट्स के साथ, एंड देन उसके थ्रू हम जो है उनको हील करते हैं, जिसमें हम जो अगर बच्चों को देखें तो लिटरली हम रीपेरेंटिंग कर रहे होते हैं लोगों की। सो उसके अंदर उनकी रीपेरेंटिंग के बाद जब वो हील होते हैं तो वो तरीके से चीज़ों को देखते हैं और क्लियर। लेकिन जैसे जब आपके पास आते हैं, यानी मैं सिर्फ सबसे पहले एक मेन मसला यही है ना जो ब्रेकअप्स का होता है, तो वो उनके पास ये ऑप्शंस ही नहीं होते, वो ये सोच ही नहीं पा रहे थे। हस्बैंड वाइफ के हवाले से अगर बात करूं कि यार हम इनसे अलग भी हो सकते हैं, और वो एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में होते हैं और वो बिल्डअप होता जा रहा है, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ बर्बाद हो रही है और उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या डिप्रेशन एंजाइटी में जा रहे हैं, तो उनको वहाँ से लेके कैसे आते हैं? देखिए, हम ये नहीं कहते कि ब्रेकअप कर लें, लेकिन एक चीज़ जो हम अलाउ करते हैं वो एक आपको समझना कि इश्यूज़ की जड़ कहाँ है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज किधर से आ रहा है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि अगले बंदे की मिस्टेक हो, आपकी अपनी भी हो सकती है। तो द वे यू सी थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम उनको रियलाइज़ कराते हैं थ्रू अ थेराप्यूटिक प्रोसेस कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ उनके अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। फॉर एग्जाम्पल वो मान लेते एक हम एग्जाम्पल्स के जरिए उनको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन हैं, वो चाहती हैं कि उनके हस्बैंड उनसे ऑब्सेस हों। हाँ, अब ऑब्सेशन में कंट्रोल भी आ जाता है, बट उनको वो कंट्रोल नहीं चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की दो चीज़ें, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है, इसको मिडिल पॉइंट पे कैसे लाना है, दैट्स हाउ वी टॉक अबाउट, और फिर हम उसको रियलाइजेशन देते हैं। ठीक है। अच्छा एलिया, आपने जैसे कहा कि चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है जो ऑन एंड ऑफ चल रहा होता है, और हमने बहुत सारे ऐसे शोज़ भी किए हैं जिसमें हम शायद सबके साथ जब हमारा बचपन गुजरा होगा, हमारे साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, चाहे वो गुड टच बैड टच के हवाले से हो, चाहे वो अब्यूसिव लैंग्वेजेस हों, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमारे अंदर उसका ना खौफ नहीं जाता। बिल्कुल। आज तक भी, आज हम इतने बड़े बड़े हो गए और हमारे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन स्टिल वी आर थिंकिंग ऑन इट, और हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों को उससे बचा के रखें। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक कपल होता है, एक हस्बैंड वाइफ का एक जब रिलेशनशिप बनता है, तो उस हस्बैंड के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रॉमेटिकली उसके ऊपर एक्सपोज हो रही होती है, और उसके बाद उस औरत के ऊपर, उस लड़की के ऊपर उसका कितना इम्पैक्ट आता है, एंड देन हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली उज़मा। जो मैंने अब तक एनालाइज किया है और मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, थ्रू माई ओपिनियन ओनली, ऑफ कोर्स मैं जनरलाइज नहीं कर सकती किसी चीज़ को, लेकिन यूजली अगर हस्बैंड को कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ठीक है,
मिसाल के तौर पे वो चाइल्डहुड के अंदर उसके अंदर कोई नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स डेवलप हो गए और वो बड़ा होता है और वो शादी करता है, तो वो सारी गैस लाइटिंग पूरी बीवी के ऊपर आती है। अच्छा, अगर बीवी अनअवेयर है तो डेफिनेटली वो उस गैस लाइट की वजह से अपने आप को सबमिसिव भी कर रही है, अपने आप पे डाउट भी कर रही है कि शायद मेरी ही कोई गलती है, जैसे वो कह देते हैं तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम पागल हो, वो सोचना शुरू कर देती है मैं पागल ही तो नहीं। और फिर ब्लेम गेम, सब तुम्हारा कसूर है, मुझे क्या पता। तो अगर लोग थेरेपी लेना शुरू करें तो एटलीस्ट उनको ये अवेयरनेस आएगी कि जो हमारे घर में जो भी एक पर्सनालिटी है किसी की ऐसी मुश्किल वाली, तो उसको हैंडल कैसे करना। तो ये भी बताइएगा इलिया कि अगर ये ठीक है अगर आप समझ गए, लेकिन नॉर्मली लोग नहीं समझते ना। नॉर्मली होता है क्योंकि आपने ये पढ़ी है, आप थेरेपी पढ़ रही हैं, आप अपने आप को साइकोलॉजी के उस पर आपने अपने आप को मनवाया, अपना नाम बनाया, आपने पढ़ाई की, लेकिन हर औरत तो नहीं होती ना इतनी समझदार होती, फिर वो उसको हैंडल, अगर हर एक की पहुँच थेरेपिस्ट तक नहीं है तो ये रिलेशनशिप की कुछ की पॉइंट्स बताएंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैंने यही कहा कि अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप इवन बच्चों को भी अपने डील नहीं कर सकते, हस्बैंड को भी नहीं कर सकते। अगर वाइफ में इश्यूज है तो हस्बैंड वाइफ को नहीं कर सकता। सबसे पहले तो थेरेपी इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि पहले आप अपने आप को जानें, अपनी आइडेंटिफिकेशन करें और उसके थ्रू आप अपने पार्टनर को या अपने बच्चों को पहचानें। जब जाहिर है आप थेरेपी के दौरान आपकी बहुत नॉलेज वास्ट हो जाती है, आपको बहुत सारे की पॉइंट ऑलरेडी मिल जाते हैं, क्योंकि पूरे थेरेप्यूटिक प्रोसेस के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि हम बातें कर रहे होते हैं, उसमें थेरेप्यूटिक बॉन्डिंग भी होती है। उसके अंदर आपकी बहुत सी ऐसी कीज आपको दी जाती हैं कि मिसाल के तौर पे गैस लाइटिंग हो रही है अगर घर में, तो उसको कैसे आप रिटर्न बैक करेंगे या उसको कैसे डील करेंगे। तो अगर आप गैस लाइट की बात कर लेते हैं कि कोई हस्बैंड है और वो बीवी को बार बार रोज एक ही बात कहता है, तुम तो ये, तुम तो वो, तुम तो ऐसी, तुम तो बूढ़ी हो गई हो, तुम तो बहुत ही बदसूरत हो, तुम्हारे अंदर है क्या। तो अब उस औरत को क्या करना है उस टाइम पे, जाहिर है she should not judge herself through his eyes. वो वैसे ही समझना she should know that I know about myself. I'm confident enough not to believe on his words. I know who I am. और ये confidence आपको थेरेपी देती है। That's good. सुमेरा, एक और बहुत अहम सवाल है, चूंकि मैं ब्रेक पे जाना है लेकिन मैं फिर भी उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती हूँ कि पहले छोटा सा उसका जवाब ले लें, फिर हम वापस आके उसको डिटेल में जाएंगे। ये जो लोग आपके पास आते हैं, मेल हजरात ज़्यादातर आते हैं, वो कौन सी मेन एक प्रॉब्लम लेके आते हैं जो मेल हजरात आते हैं? मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा है कि एक तो एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी होती हैं उनकी रिलेशनशिप से या उनकी अपनी फैमिली मेम्बर्स से कि जो कि थोड़ी अनरियलिस्टिक होती हैं, तो उसको हैंडल करना उसके लिए इशू होता है। प्लस उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन का अलाउ नहीं किया जाता, यानी स्पेस अलाउ नहीं किया जाता, और कि वो रो नहीं सकता। बिल्कुल, वो रो नहीं सकते, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और मर्द बनो तो मर्द का मतलब ये है कि भाई आपने एक्सप्रेशन नहीं करना, अपनी जो इमोशंस हैं उनको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करना। तो इस तरह के जो इशूज़ हैं वो ज़्यादा आते हैं। प्लस फाइनेंशियली बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, प्लस बिजनेस में लॉस होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और प्लस अबैंडनमेंट का भी होता है, जैसे लोगों को कि उनके अगर कोई प्यारों में से किसी के इंतकाल हो गया है तो उसका ग्रीविंग प्रोसेस, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर। अच्छा, एक बात ये, वाइफ शायद नहीं सुन रही घर पे या वाइफ सुन भी रही है उनके मसले को, लेकिन मर्द हजरात बड़ी जल्दी से फ्रेंडशिप का जो एक लेवल होता है उनका वो डाइवर्ट हो जाता है बाहर की जानिब घर को छोड़ के। व्हाट एक्चुअली द रीजन बिहाइंड दिस? उज़मा, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज मैंने अभी तक देखी हैं। अभी उज़मा बात कर रही थी, सुमेरा बात कर रही थी मर्दों की कि मर्द हजरात जो हैं वो उनको शुरू से सप्रेस किया जाता है, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनके लिए ईगो इशू हो जाता है कि मैं रो नहीं सकता या मैं ये नहीं कर सकता। मैंने एक और चीज़ देखी है कि जो कुछ मर्द हैं जो अपनी बीवी से माँ वाली एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो उनको मदर फिगर के तौर पे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरी माँ की तरह मेरी हर चीज़ करेगी, ठीक है।
और वो प्रोजेक्शन होती है। ठीक है। वो उनकी प्रोजेक्शन होती है बीवी की तरफ कि मुझे जिस तरह मेरी माँ ट्रीट किया करती थी, और वो वाले बच्चे होते हैं जिनकी माँ ने वाकई उनको बहुत ही ऐसे Pamper करके ना, पाला होता mama's है boys कि खाना type, भी मैं ही हाथ का हाँ। खाओगे तुम, कपड़े भी मैं ही तुम्हारे करूंगी। तो वो partner को वो भी यही कभी भी वो बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। हाँ। राइट, वो एक बच्चा ही है अभी भी, बड़ा वो ये होके 60 साल का भी हो जाएगा, वो अम्मी का मुन्ना ही है। बॉडी हो गई है बड़ी, लेकिन मेंटली ही इज अ चाइल्ड। ओके। वहाँ बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं। बीवी को तो हस्बैंड चाहिए, बीवी माँ नहीं बन सकती सही बात डेफिनेटली। है। अब वहाँ फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। लेकिन एलिया, आपको ऐसा नहीं लगता, जब तक थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है, मर्द को ना औरत बड़ी परफेक्ट चाहिए होती है, जो मैंने देखा है, फिर भी वो बाहर निकल जाता है। लाइक आउटस्टैंडिंग हो, आउटस्पोकन हो, प्यारी हो, घर आउटस्टैंडिंग हो, बच्चे ज़बरदस्त हो, खुद भी बहुत, और मतलब गर्लफ्रेंड भी हो, महबूबा भी हो, और ये सारे एक उसको एक कॉम्पैक्ट में एक सारी चीज़ें एक बंदे में चाहिए, और फिर भी उसकी जो है वो नहीं जा रही, तो वो उसका मेंटल लेवल उसको कौन सी ऐसी सिग्नल्स दे रहा होता है कि तुम्हें बाहर जाना है? क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होता ना, अपनी उसकी नीड्स इतनी है कि वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा। आप सुमेरा? बिल्कुल। तो हर तरह के, मैं जनरलाइज नहीं करूँगी, बट देर आर सम मैन जिनकी बहुत सारी नीड्स, अलग किस्म की नीड्स होती हैं। तो हो सकता है कि घर में उनकी इमोशनल नीड्स पूरी हो रही हों, फिजिकल नीड्स पूरी हों, लेकिन अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल नीड्स, वो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल नीड्स होती क्या है? आज तक पूरी जिंदगी मियां बीवी की गुजर जाती है, वो नीड्स ही नहीं समझ आती। सो Uzma, that is, I think, mental connection Okay. with someone, right? BV is there to provide you, to serve you. ओके। But sometimes there is no mental connection. There is no way कि वो दोनों बैठें और कुछ हेल्थी वे में किसी चीज़ को डिस्कस कर सकें। और इसी वजह से अगर मियाँ बीवी दोनों थेरेपी में जा रहे हैं, तो उनकी अवेयरनेस अगर बढ़ती है तो दे कैन टॉक। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि जब थेरेपी करा रहे होते हैं तो वो बड़ा राज में रखते हैं चीज़ें, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहे हैं, तो वाई डोंट दे टुक लाइक के दोनों एक साथ बैठें और उनकी, क्योंकि जो देखिए बच्चों की भी थेरेपी, अब तो थेरेपी का इतना ज़्यादा लोगों में एक अवेयरनेस आ गई है। बच्चे किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं तो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी काउंसलिंग कराएं, उनको एक काउंसलर दे दें, या एटलीस्ट उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। बिल्कुल। तो आप जब हस्बैंड को बुलाती हैं, आप उनसे बात करती हैं, आप वाइफ को अलग से बुलाती हैं, उनसे बात करती हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक किसी, क्योंकि आप एक बीच में एक पार्ट प्ले कर रही हैं ब्रिज का, तो आप उनसे उस तरह से बात करें, उनके पॉइंट समझाएं कि यहाँ आप गलत हैं और आपको ये बॉन्ड के साथ आगे बढ़ना है? जी बिल्कुल। जब कपल थेरेपी होती है तो पहले तो इंडिविजुअल होती है, दोनों की अलग अलग, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियलिटी तो आपको पता है इस प्रोफेशन में द प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद फिर उनको म्यूचुअली जब वो अग्री करते हैं तो दोनों को बिठाया जाता है। उसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं कि हस्बैंड या वाइफ दोनों कितने विलिंग हैं उस चीज़ को समझने के लिए। अगर विलिंग है तो एक्सीलेंट काम होता है, लेकिन अगर एक भी विलिंग नहीं है और वो थेरेपी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो वो बेकार तो होता है। एक के करने से कोई फायदा नहीं अच्छा। है। हाँ। अच्छा, यही सुमेरा, जैसे ये तो हस्बैंड वाइफ का तो एक हमने एक, लेकिन थेरेपी की ज़रूरत हर एक को है। आपके घर में अगर बच्चा है, वो भी आपको कहीं पे कुछ ऊंच नीच दिख रही है, तो इसको हम किस तरह से लोगों में और अवेयर करें और थेरेपी को आसान कैसे करें? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा खर्चा है, इसकी भी एक बड़ी अच्छी भारी फीस है। कैसे हम इनको आपस में इंटरकनेक्ट करें? देखिए, आप क्योंकि नया दौर है और इंटरनेट का दौर है, तो बहुत सारा मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे पेरेंटिंग के हवाले से। स्पेशली माओं के लिए होता है कि वो बहुत अंडर प्रेशर होती है कि घर भी मेंटेन रखना है, बच्चों को भी मेंटेन रखना है और उनके रिजल्ट्स को भी कंट्रोल करना है। तो आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं? सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो उसमें वो जाके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अब तो नॉलेज बड़ी इजीली एक्सेसिबल है। तो उसके थ्रू भी जो है लोग अपने आप को सेल्फ डेवलप अगर करना चाहें बिल्कुल, तो। बिल्कुल। लेकिन ये फिर माओं की जिम्मेदारी है ना कि अगर बच्चा है घर में, बच्चों को किस तरह से ट्रीट करें और बच्चों को समझें कि इनको इस वक्त ज़रूरत है इस चीज़ की। लेकिन मैं फिर वही बात करती हूँ कि अगर आपके पास पेशेंट आते, मैं महंगाई के हवाले से थोड़ा सा अब इस तरफ लेके आऊँगी कि हमारे यहाँ सबको ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कोई बूढ़ा इंसान है उसको भी थेरेपी की ज़रूरत है। जैसे मैं इससे पहले एलिया आपसे बात कर रही थी गुड टच बैड टच की, यहाँ पे बहुत माजरत के साथ एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सपोज नहीं होती। तो वहाँ पे अच्छा कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो कि थोड़े उम्र रसीदा होते हैं,
लेकिन मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस में ये बात रही है, जो मैंने लोगों से सुना है, मैं बड़ी लोगों की कहानियाँ सुनती हूँ, उनकी थेरेपी किस तरह की जाए? आप गुड टच बैड टच की बात करिए या जो फैमिली के अंदर से ट्रॉमा, दोनों, ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्ट है ना। बेसिकली गुड टच बैड टच में सबसे पहले जो चीज़ लॉस्ट होती है बच्चे के अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी सेल्फ स्टीम ज़ीरो होती है। थेरेपिस्ट का काम होता है कि सबसे पहले तो उसकी सेल्फ स्टीम पे काम करे, ठीक है। उसको सेल्फ रिस्पेक्ट लर्न करवाए, हाउ टू रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ, क्योंकि बचपन में जो उसके साथ हुआ है, बच्चा वॉज इनोसेंट, राइट, उसका ब्लेम नहीं है, फिर भी बच्चा पूरी ज़िंदगी ये सोचता है शायद मेरा कसूर होता, मैंने माँ को नहीं बताया, बाप को नहीं बताया, इट वॉज माई फॉल्ट। लेकिन किस हद तक पेरेंट्स का इसमें वो है, फॉल्ट है? अगर हम पुराने दौर की बात करें तो डेफिनेटली उस वक्त पेरेंट्स को कोई अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ की, बहुत चीज़ें होती थी उस दौर में, और ज़ाहिर है बच्चे भी ज़्यादा होते थे, तवज्जो नहीं है, एक बच्चा कहाँ है, फिर अपने जो फादर फिगर रिश्ते हैं ट्रस्ट करते थे उन पे, आप ज़बान से बोल नहीं सकते थे, तो सुना ना, ये जो बोलने ना बोलने वाली, मुझे बताएं बोलना कितना ज़रूरी है, हाउ टू स्पीक, यू नो, हाउ टू, यू नो, जो आपके अंदर पल रहा है निकालो, कैसे आप लोगों को बताती हैं? तो बेसिकली कंडीशनिंग होती है, लोगों की कंडीशनिंग हुई होती है, जिसमें कहा जाता है या बड़ों के सामने मत बोलो या ज़्यादा नहीं बोलो, और अगर आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया तो उसको बदतमीज़ी समझा जाता है। तो जो बदतमीज़ी है उसमें और बीइंग असर्टिव, उसमें फ़र्क है। मतलब अगर आप असर्टिव हो रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं या बदतमीजी कर रहे हैं, इसमें दो फर्क है। हमारे यहाँ उसमें कोई फर्क नहीं माना जाता और कहा जाता है अच्छा, जो सच बोल रहे हैं, दलाइल के साथ बोल रहे हैं, उसको बोल देते हैं कि जी यार ये तो मतलब कोई लड़की है तो बहुत ही जबान की खुली है, कोई लड़का है तो लड़की को तो फिर मार्जिन मिल जाता है, लेकिन लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। लेकिन हमारे यहाँ पेरेंटिंग में अगर हम बात करें तो लड़के और लड़की दोनों की पेरेंटिंग का में कितना ज़रूरी है उनसे बात करना। देखिए, असर्टिव होना सिखाना वालिदैन को भी ज़रूरी है, लेकिन हमारे वालिदैन भी असर्टिव नहीं होते। अगर आप देखें, जो आप यूजुअली देखते हैं सास बहुओं के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, सास की भी काउंसलिंग ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि इन दोनों को भी एक प्लेटफॉर्म पे बुलाया जा सकता है? बिल्कुल। अभी रिसेंटली मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बेसिकली सास अगर मेंटल इलनेस का शिकार है, उसको समझते नहीं है कि मेंटल इलनेस का शिकार है। हाँ। और अब उस बेचारी जो लड़की आई है उसको उससे डील करना है, तो अब उसने किस तरीके से उस चीज़ को डील करना और कितना इम्पोर्टेंट जो है ये चीज़ है, ये लोग नहीं जानते। तो हमें रिलेशनशिप्स के बीच में जो डायनामिक्स चल रहे हैं, सास बहू का रिलेशनशिप, बेटे और बेटी का रिलेशनशिप, आपका अपने बच्चों के साथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सुमेरा, ये अब हमारे मुल्कों में अब थोड़ा सा अवेयरनेस आना शुरू हो गई। वेस्ट में तो इसको बिल्कुल ही बीमारी माना जाता है। अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो उनके पूरे उनको 2-2 महीने के लिए उनको रिहैब में डाल दिया जाता है ताकि वो एक अच्छा जिम्मेदार शहरी बन के सामने आए। लेकिन आपने जो बात की सास बहू के हवाले से बात की, आपने और बाकी और रिलेशनशिप्स के हवाले से बात की कि उनको कितना एक ज़रूरी है एक प्लेटफॉर्म पे लाना, लेकिन हम मतलब फिर वही बात आ जाती है कि वोकल होना कितना ज़रूरी है। जो थॉट्स आपको आते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्या उनके ऊपर जो माशरे का जो एक प्रेशर है, जैसे मैं आजकल के हालात है, महंगाई के हवाले से बात कर रही हूँ, वो ट्रॉमा कितना आ रहा है लोगों में? देखिए, मैं आपको वोकल होने के हवाले से बात कहूँगी कि जो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि आपने दिमाग में पूरी स्टोरी क्रिएट की हुई है और वो स्टोरी है क्या और किसी को भी नहीं पता वो स्टोरी सच भी है या नहीं। खुद से बना लिया आपने। खुद से भी बनाई हुई है, प्लस आप बड़े डिल्यूजनल होकर वो स्टोरी को कहीं से भी कहीं ले जा सकते हैं। यानी पॉइंट ए से पॉइंट एफ तक ले गए आप, आपको नहीं पता चल रहा। तो आप अगर नहीं बोल भी नहीं सकते तो एटलीस्ट लिखें उसको, एंड देन आप फिर लिखने के बाद उसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि आप सोच क्या रहे हैं, क्योंकि दिमाग में जो चीज़ चल रही है आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। और आपको लगता है कि आप वो दिमाग रीड कर लेती हैं जब आपके पास पहली दफ़ा आता है, या आपको सेशंस में टाइम लगता है? देखिए, दिमाग रीड करना इज समथिंग डिफरेंट, माइंड रीडिंग अलग चीज़ है, लेकिन हम जो है डिफरेंट स्टोरीज को साथ रख के हम उसका कनेक्शन बना सकते हैं कि किस तरीके से स्टोरी कॉम्प्लीमेंट कर रही है और किस तरीके से वो जो है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं सेम स्टोरी के अंदर। अच्छा, कि या तो हस्बैंड बहुत अच्छा है, हाँ। या तो बहुत ही बुरा है। मतलब अच्छा, मिडिल शायद नॉर्मल भी कुछ हो सकता है बीच में, नहीं। हाँ। तो आप लोग भी अगर कहीं पे किसी को कोई डिसऑर्डर है, नॉट एग्जैक्टली लाइक जिसको आप ये नहीं समझते कि ये ज़रूरी है, उस पर बात करना वाकई ज़रूरी है। बात कीजिए, घर में बात कीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने स्पाउसेस से बात कीजिए, इजहार कीजिए। वोकल हो, अगर आप प्यार करते हैं तो उस प्यार का इजहार कीजिए। अगर आपको कहीं कॉन्फ्लिक्ट है तो उस पर भी बात कीजिए, और अगर बात नहीं बन रही तो थेरेपिस्ट मौजूद है, उनके पास जाइए, अपनी थेरेपी कराइए। हम जैसे इससे पहले बात कर रहे थे एलिया, अभी जो सुमेरा
बात करी थी, मैं चाहूंगी कि आप भी थोड़ा सा उसको कोलैबोरेट करें, इसको एलैबोरेट करें कि किस तरह से आप इस विजन को देखती हैं। वोकल होना, हाँ वोकल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सुमेरा ने बहुत अच्छी बात की कि असर्टिव होना और बदतमीज़ी करने में फ़र्क होता है, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। एंगर जो होता है हमारा इमोशन है, और एंगर कोई बुरी चीज़ नहीं है, इट्स एन इमोशन, राइट। शुरू से हमें कहा जाता है गुस्से को पी जाओ, विच इज़ वेरी रॉन्ग इन माई ओपिनियन, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आप जब गुस्से को सप्रेस करते हैं तो ही आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, और फिर आप कभी एक दिन ऐसे फटते हैं कि आप बदतमीज़ी करने लग जाते हैं। तो अगर आप गुस्से को अपने एक्नॉलेज कर लें, एड्रेस कर लें, और उसको राइट टाइम पे अप्रोप्रिएटली कन्वे करें उसी इंसान को जिस पे गुस्सा है, बहुत तरीके से, आई एम अपसेट विद यू, आई डिड नॉट लाइक यू सेड दिस टू मी, मुझे अच्छा नहीं लगा, तरीके से अगर आप दिन ब दिन टाइम टू टाइम उसको एक्सप्रेस करते रहेंगे तो आपके अंदर गुस्सा जमा भी नहीं होगा, आप फटेंगे भी नहीं, बदतमीजी भी नहीं होगी, और फिर आप उस गुस्से को डिस्प्लेस भी नहीं करेंगे। लेकिन एलिया, लोगों ने ना इसको अपना राइट, मर्द हजरात ने अपना राइट इसलिए समझ लिया है, मैं बार बार बात करती हूँ, आजकल के माहौल के हवाले से इतनी फ्रस्ट्रेशन है, बाहर आप निकले, मर्द कमाने निकलता है, वो नहीं कमा पा रहा, इतनी महंगाई हो गई, वो आके फ्रस्ट्रेशन बीवी पे निकालता है। लेकिन हम जहाँ पे बात करते हैं, जैसे आपने कहा ना कि गुस्से को पी जाओ का हमारे पेरेंट्स हैं और हमारे और पुराने पेरेंट्स हैं, हमें ये सिखाया सब्र और गुस्से को पी जाओ, दो अलग अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। सब्र का मतलब है फिर अल्लाह पे छोड़ दिया तो दिल को हल्का कर दिया, हाँ। ये पाइलअप होते हैं, पी जाओ। वही बात है आपकी वोकल होने वाली कि जितना आप सप्रेस करेंगे और वोकल नहीं होंगे तो आपके तो अंदर एक डिजीज बनना शुरू हो जाएगी फिर, राइट। इसी तरह तो लोग मेरे पास आते हैं जो इन दी एंड वो पैनिक अटैक के साथ आ रहे होते हैं, एंजाइटी के साथ आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना सप्रेस किया होता है कि उनकी बॉडी भी कहती है बस करो, और वो बॉडी कोलैप्स कर जाती है। तो उसको आपको टाइम टू टाइम तरीके से निकालना होता है। जो आपने कहा हस्बैंड आते हैं बीवी पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर। अच्छा। गुस्सा किसी का निकाला किसी पे, तो इसको कैसे ठीक करते हैं फिर? उस पे यही है कि आपको जिस पे गुस्सा है आप उसको एक्सप्रेस करना सीखें। मुझे ये बताइए एलिया कि क्यों लोग आपके पास आए? मैं एक मिसाल है, ये सारी जो हमने इतनी बड़ी तकरीर की, हमारा जो एक कंक्लूजन, आपके पास लोग क्यों आए क्लिनिकल थेरेपी के लिए? लोग कहते हैं कि जी ये तो हम जो है वो घर में भी समझा सकते हैं, तो ये थेरेपिस्ट के पास आप दोनों से सवाल है, आपके पास क्यों आए और कितने सेशंस आप लोग लेते हैं जब आप उसको हील कर पाते हैं? ओके, सो बेसिकली जब फर्स्ट टाइम कोई क्लाइंट आएगा, डेफिनेटली वो अगर आपको ये कह रहा है कि हमें तो वैसे ही सब कुछ पता है, हाँ। लेकिन आप प्रोफेशनल अगर हेल्प पे जाते हैं, हाँ। तो अगर 8 साल 10 साल मैंने पढ़ाई की है, तो डेफिनेटली हमारे एनालिसिस में और उनके अपने आप को एनालिसिस, जैसे मैंने बोला ब्लाइंड स्पॉट्स, उनको खुद नहीं अपनी आइडेंटिफिकेशन होती कि मेरे इश्यूज क्या है, मेरे पैटर्न क्या है, मेरे ट्रिगर, हम उसको रिकग्नाइज करवाते हैं, आइडेंटिफाई कराते हैं। और शुरू में मेरे ख्याल से 4 सेशंस तो सिर्फ सुनने के होते हैं। अच्छा। जिसमें एक बंदा भटका हुआ आया है पूरी दुनिया से, हाँ। तो उसको एक ऐसी जगह चाहिए जहां मुझे जजमेंट ना हो, जहां मुझे एक्सेप्ट करें कंप्लीटली, चाहे मैं एक चोर हूँ, चाहे मैं एक रेपिस्ट हूँ, चाहे मैं कोई भी हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बट मेरा थेरेपिस्ट मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, वहाँ उसको थेरेप्यूटिक बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। जब वो स्टार्ट होगी तो जाके आता है टाइम कि आप उसको थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफिकेशन कराना शुरू करते हैं। फिर एंड में आता है टाइम थोड़ा सा चैलेंजेस और का। कितने आपको लगता है कितने सेशन जरूरी होते हैं? आई थिंक 3 months मिनिमम थेरेपी इज वेरी नेसेसरी। और वीक में एक दिन होते हैं, once a week। सुमेरा, आप भी ये बताइएगा कि हम जिन लोगों की बात करते हैं ना, जो हमारे सराउंडिंग्स में जो गलत काम हो रहे हैं, गुनाह हो रहे हैं, छुपके हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, इन लोगों को थेरेपी की कितनी ज़रूरत है? ये भी तो हर आखिर इंसान ही है ना, ये भी तो किसी के भाई हैं, ये भी किसी के बेटे हैं, ये भी किसी के बाप हैं, तो आखिर इनके जो मेंटल लेवल होता है वो किस तरह का होता है, जो ये इस तरह के इनसे जो चीज़ें कमिट हो जाती हैं? तो बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। इट कैन बी कि कोई बचपन में उनके साथ कोई ऐसा सिचुएशन हुआ हो, या कुछ इस तरह का उनका एक्सपीरियंस गुजरा हो जिसमें उन्होंने ये सीख लिया हो कि फोर्सफुली ही चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई थेरेपी के अंदर ही होती है। प्लस आपने एक सवाल किया था एलिया से कि
थेरेपिस्ट के पास क्यों आए, और दोस्तों को भी तो बता सकते हैं। तो बेसिकली दोस्त आपको जो है वो अपने दिमाग से मशवरा देंगे, वो आपको प्रोफेशनल हेल्प नहीं दे सकते। ठीक है। तो अगर आप दोस्त के पास जाके कह रहे हैं कि यार महंगाई बहुत हो गई, मैं बहुत परेशान हूँ, तो दोस्त ये कहेगा मैं भी बहुत परेशान हूँ। तो एक्चुअली कंपैरिजन मतलब पूरा कंपटीशन हो रहा है। बिल्कुल। आप क्या सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से उसको आप हैंडल कर सकते हैं ठीक है। सिचुएशन को, और कौन कौन सी सूरत हाल निकल सकती है। हाँ। प्लस आपका कॉन्सेप्ट मनी को लेके है क्या। हाँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं और उन्हें लगता है वो पैसे कम है, और बहुत सारे लोगों के पास थोड़े से पैसे आते हैं, उन्हें लगता है बहुत ज्यादा तो पैसे ये आते हैं। आप उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट सिखाती हैं कि जो है आपके पास उसमें आप खुश रहना सीखें। मैं इसको पॉजिटिव नहीं कहूंगी, दिस इज रियलिस्टिक, Okay. लाइक बीइंग रियलिस्टिक कि यस अगर आपको फीलिंग आ रही है बीइंग पोर, हाँ। क्यों आ रही है, हाँ। और उसको आप किस तरीके से तो बेहतर आपको नहीं कर लगता सकते कि माशरे में जो एक भागदौड़ मच गई है, रेस हो गई है, रेस, उसने ये पहना है तो मैंने भी ये पहनना है, और फिर डिमांड्स बढ़ जाती हैं। हालांकि ऑल्दो जो खवातीन है वो भी काम कर रही हैं, लेकिन मर्द की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि देखो टीवी पे कितनी अच्छी लड़की आ रही, तुम तो अपने आप को ध्यान नहीं करती। इस तरह से आपका रुझान बाहर की तरफ, गंदगी की तरफ या और बहुत सारी चीज़ों पर बढ़ रहा है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बेसिकली अगर इस चीज़ को कोई एक्सपीरियंस कर रहा है तो हम देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली ऐसा है भी, या सिर्फ प्रोजेक्शन चल रही है उनके ऊपर। सो एक लड़की होगी बहुत प्यारी होगी, लेकिन अगर उसके हस्बैंड ने आके कह दिया अच्छी नहीं लग रही, तो अब अगर वो आइडेंटिफाई कर रही है अपने हस्बैंड की बात से, इसका मतलब ये है कि उसके अपने अंदर ही सेल्फ एस्टीम का जो इशू था उसको रिजॉल्व Okay. करने की जरूरत Okay. है। तो हम उन चीज़ों पे काम करते हैं कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं बाहर की फीडबैक ठीक को। है। एलिया, आप मुझे बताइए कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज आपके पास आते होंगे। देखिए, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, क्योंकि बच्चों के ऊपर माहौल भी मियाँ माँ बाप की वजह से पड़ता है, घर का माहौल भी माँ बाप की वजह से ख़राब होता है, यानी जो पेरेंट्स होते हैं, और जो आपके जो बड़े होते हैं उनका माहौल भी, उन दो लोग जो एक्टिव लोग जो होते हैं, यानी कि जो एक्टिव कपल होता है घर में, उनकी वजह से ख़राब होता है, क्योंकि उनकी आपस में नहीं बन रही होती। इस वजह से हम बार बार इस कपल के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि एक अच्छा खासा घर चल रहा है और हस्बैंड कहीं और इन्वॉल्व हो गया है, या शायद ख़वातीन भी इन्वॉल्व हो जाती होंगी, अच्छा खासा घर चल रहा है, और वो फिर उसको आप, उस आदमी को आप वापस कैसे लेके आते कि कोई कमी नहीं है आपके घर में, आपके बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं, देन व्हाई आर यू गोइंग लाइक आउटसाइड द, क्यों आप ये सब कुछ कर रहे हैं? उनको कैसे घर को एक मजबूत घर बनाती हैं? सो बेसिकली उज़मा, अगर आप हस्बैंड के बाहर जाने की बात कर रही हैं तो डेफिनेटली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है स्केप का। ठीक है। ठीक है, सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी है, पैसे देने, बीवी का ये मसला, अम्मी का ये मसला, मोस्टली स्केप होता है। अच्छा। कि यार मैं बस डिस्कनेक्ट हो जाऊं, हाँ, और कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे पसंद। और डेफिनेटली अगर वो बाहर जा रहे हैं, एक लड़की से 2 घंटे मिल रहा है, उसके साथ वो प्रैक्टिकल लाइफ तो नहीं जी रहा ना, जी। वो तो एक वो सिर्फ फैंटेसी fake और life, एक या। फेक लाइफ है, हाँ। 2-3 घंटे की मैक्सिमम। ठीक है। उसके बाद तो वो उसमें अच्छा ही लेकिन एलिया, महसूस बिगाड़ का करेगा। सबब भी तो यही बनता है ना, बिगाड़ का सबब भी तो यही है ना, अल्टीमेटली ये चीजें निकल आती हैं। बिल्कुल, तो फिर उसको, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बच्चों पे भी बहुत आता है। हाँ, उसके लिए देखिए घर पे- जॉट डाउन कैसे करती हैं, उसको वापस घर कैसे भेजती हैं बंदे को? उसके लिए उसको रिकग्नाइज कराना जरूरी होता है कि ये आपको इसमें जो ये खुशी मिल temporary रही है, है, ये हाँ। टेम्परेरी है, हाँ। और इस चीज से आप और वर्स्ट सिचुएशन में जा रहे ठीक है। हैं, क्योंकि आप फिर 2 रास्तों पे निकल गए हैं, और उधर आप ट्रू सेल्फ नहीं है। घर पे आप कुछ और हैं, बाहर आप कुछ और हैं, तो ट्रू सेल्फ आपकी क्या है? हाँ। ट्रू सेल्फ ही तो आपको सुकून देती है हाँ, ना। that's true। तो ट्रू सेल्फ उसको हम कोशिश करते हैं कि तुम घर पे ही करो, खुश रहो। अपनी बीवी को अपनी बात एक्सप्रेस करना सीखो, गमज़दा हो तो उसको अपना गम बताओ, अपनी बात को बताओ, क्योंकि ज़्यादातर मर्द अपने आप को सप्रेस करते हैं ये समझ के कि हम मर्द हैं, बीवी हमारी बात समझेगी नहीं, ठीक है। और वो बाहर कोई दोस्त और बना ये लेते भी हैं। मुझे बताइएगा कि जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, दोनों से मैं आपसे पूछूंगी अगर टाइम बड़ा कम रह गया, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन हो और ऐसे थॉट्स आ रहे हो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं और जो आपको सुसाइडल थॉट्स होते हैं, तो वो पहला जो आप लोगों की बातचीत होती है अपने पेशेंट के साथ, वो क्या होती है? एंजाइटी के साथ कोई आ रहा है तो हम उनका जो भी उनके इश्यूज हैं उसको सुनते हैं, प्लस एंजाइटी कॉज क्या, मतलब रूट कॉज क्या है उसको हम नहीं, figure out जैसे करते हैं। बिल्कुल ही वो ऐसे उस पे आ गया कि भाई मेरा तो, मुझे ऐसे ख्याल आता है मैं कुछ कर ना दूं या मैं कुछ करने फिर हम उनकी स्टोरी सुनते हैं कि ठीक है। क्या करेंगे आप, हाँ। लाइक ठीक है सुसाइडल थॉट्स आ रही है, इससे फिर क्या फायदा होगा, क्या होगा? फिर क्या होगा? सो लेट्स सपोज कोई कह रहा है कि मैं मर जाना चाहता हूँ, तो ओके ठीक है, फिर क्या होगा? एंड देन
एक पॉइंट होता है सर्टेन पॉइंट तक जहाँ तक आपका माइंड आपको ले जाता है, उसके आगे माइंड को भी नहीं पता उसने क्या कैसे करना है क्या। तो वहाँ से वो एक जब वहाँ से उसको टर्निंग पॉइंट बिल्कुल यहाँ से बताएं एलिया की। सो बेसिकली उसको आप प्रेजेंट के अंदर वापस लाते हैं क्योंकि वो पास्ट के साथ अटैच होता है। ठीक है। पास्ट से उसको प्रेजेंट में लाया जाता है। हाँ। और सबसे पहले जो मेरा तरीका है, ज़ाहिर है एम्पैथिक होना बहुत ज़रूरी है। आप एम्पैथी करो उसके साथ ठीक है। कि हाँ मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रही हूँ, मुझे पता है तुम्हें दुख है, तुम सबसे बेजार हो। हाँ। ठीक है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि तुम कितना इम्पोर्टेंट हो और जिंदगी कितनी माँ बाप के खूबसूरत लिए है। हाँ। या बीवी के लिए हाँ। या बच्चों के लिए, हाउ इम्पोर्टेंट यू आर, हाउ स्पेशल यू आर। ठीक है। तो उसको सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट और एलिया उसकी सेल्फ हमारा स्टीम को बूस्ट किया जाता मेरा है। बड़ा दिल कर रहा है चीज़ों को और प्रोलॉन्ग करने का और बात करने का, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। तो मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, एलिया आपका भी, सुमेरा फारूक आपका भी। दोनों ने You're welcome. मेरी भी मेंटल हेल्थ को बड़ा अच्छा कर दिया। तो मेरे नाज़रीन के लिए आज का प्रोग्राम जो था वो बहुत अहम था, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था जिसपे बात की गई अपनी जहनी तवाज़ुन के हवाले से। मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है जहनी तवाज़ुन को तवाज़ुन में रखने के लिए। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा मेरे प्रोग्राम को, और इसी तरह से नए नए टॉपिक्स के साथ मैं आपके साथ आती रहूंगी, बात करती रहूंगी न्यूज़ कैफे में। मेरे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।